सो गाइज वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे बात करने वाले हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसकी लेंथ 40 मिनट्स तक हो सकती है एट द मैक्स। और इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो मेजरली हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज मैं आपको ये कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। और जैसे कि हम ये जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के लोगों का कैसे बिहेवियर है, कैसे वो इम्पैक्ट होता है, वहाँ के लोग कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे वहाँ के लोग गोल्स को अचीव करते हैं, कैसे उन सबका मैनेजमेंट होता है, ये सारा जो भी हम टॉपिक है ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग people, processes and resources to achieve organizational goal effectively and efficiently। ये एक ऐसी आर्ट है, ऐसी साइंस है जहाँ पर लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करने के ऊपर काम करते हैं। और अगर हम थोड़ा हिस्ट्री और रिवॉल्यूशन देखें इस पूरे कंसेप्ट का, तो ये इजिप्ट्स में जैसे अपन इजिप्शियंस जो थे वो पिरामिड बनाने के टाइम सबसे पहले लेबर मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों के ऊपर बात होती थी उस टाइम पे। रोमन एंड ग्रीक की जब आए तो उन्होंने भी अपने मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को खड़े करने में वहाँ पर एक मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमारे भारत में भी चाणक्य और भी ऐसी संप्रदाय हैं। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य, हर जगह पर हमने मैनेजमेंट देखा, कैसे वो चीज़ें वर्क होती है, कैसे एक पूरा राजघराना काम करता है। ये सारी जो भी चीज़ें हैं, बिकॉज पुराने टाइम में जैसे आज के टाइम में बड़ी कंपनी होती है, पहले पुराने टाइम में राज्य होते थे जहाँ पर काम वगैरह किया जाता था। जैसे जब मौर्य डायनेस्टी थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तब चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र की रचना की थी उस समय, जब हमने मैनेजमेंट के ऊपर शुरुआत में बातचीत करी थी। तो ये कंसेप्ट इतना पुराना है कि हमारे भारत के रूट्स के साथ ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की और मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो आज भी आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी एमएनसीज है, बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं उस कंपनी के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बात करें, एक तो होता है अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मेजरली फोकस करता है वो फोकस करता है एक तो एफिशिएंसी के ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर और टास्क स्पेशलाइजेशन, यानी उस टास्क को करने में स्पेशलाइज्ड कौन आदमी है उसके ऊपर। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट निकल के आ रहा है दोस्तों आपके सामने। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक्यूरेसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो हम टास्क स्पेशलाइजेशन के ऊपर मूव होते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी स्टैंडर्डाइजेशन पे मूव होते हैं। वही अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की, तो यहां पर ऐसे प्रिंसिपल्स आते हैं जैसे वर्क का डिवीजन करना, अथॉरिटी देना किसी भी वर्क को, यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हमें एक काम को पहले तो डिवाइड करना है, फिर हर के ऊपर एक अथॉरिटी बैठानी है। सपोज इन दोनों पे ए अथॉरिटी है, इन दोनों पे बी अथॉरिटी है। ये इस तरीके से कंसेप्ट पूरा काम करता है और इन सबको आपको क्या करना होता है, एट द एंड कमांड करना होता है। तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का आपके सामने दिख रहा है। एक होता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जहां पर हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। ये जो चीज होती है ना, ये नॉर्मली राजघरानों में आप लोग देख सकते हो, जहां पर हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है, जहां पर फॉर्मल रूल्स, इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, इस पे जो बेस्ड होता है। यहां पर अभी तक हमने तीन चीजें देखी, तीन तरीके के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखे। पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन और ये ज्यादा फोकस करता है किस चीज पे, एक्सपर्टीज के ऊपर। वहीं पर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर्क डिविजन्स के ऊपर, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, इन सब पे फोकस करता है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट वहीं पर ही हिस्टोरिकल रूल्स, स्ट्रक्चर्स, इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इन सब पे वो फोकस करता है। अब होता है ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल थ्योरीज है। जैसे पहला तो है हावथ्रोन स्टडीज़ के तरफ से आ रही है एक, जो नॉर्मली क्या डिस्कवर करता है, वो डिस्कवर करता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो जो हावथ्रोन स्टडीज़ है वो किसके ऊपर फोकस करती है, मेजरली आपकी सोशल प्लस आपकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसके ऊपर। वहीं पर अगर मैं मैस्लोज हायरार्की की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हायरार्की जो आपके सामने आ रही है ये इस तरीके से चल रही है, जो इसका रूट है वो है ये। सबसे पहले आता है आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, बेसिक सर्वाइवल, खाना पीना, ये सब आपको चाहिए। फिर आपको सेफ्टी चाहिए,
फिर आपको लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसमें आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अब जाते हो। फिर आपकी जो एस्टीम नीड्स है, जो कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका स्टेटस है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो PSLES, इससे आप इस चीज़ को आराम से याद रख सकते हैं। मैस्लोज हायरार्की इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ह्यूमन के पूरे बिहेवियर को बताती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, कि ह्यूमन की अप्रोच क्या रहती है, थॉट प्रोसेस क्या रहता है, उसके बारे में पूरा बताती है। इसलिए मैस्लो हायरार्की थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम कंटेम्पररी मैनेजमेंट थ्योरीज की बात करें तो यहाँ पर पहले तो सिस्टम थ्योरी है, जहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरकनेक्टेड है वो कैसे काम करती है। और कंटिजेंसी अप्रोच के अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं कि नो वन फिट्स ऑल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जिसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज़ कभी नहीं हो सकती जहाँ पर सारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लग रही हो, या कोई ऐसी आदमी या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं हो सकता जहाँ पर सारी थ्योरीज एक साथ कम्युनिकेटिव वर्क कर रही हो। आपका सेपरेट डिपार्टमेंट होगा और उसके हिसाब से ही आपकी वर्किंग चलती रहेगी आगे भी। अगर हम टोयोटा की बात करें तो टोयोटा भी इस चीज़ पे वर्क करती है। स्ट्रेटेजिक एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल नॉलेज, ग्रोथ एंड प्रोसेसेस के ऊपर वर्क होता है। और टोयोटा जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बात करती है, जिसके अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें इसके अंदर इंकल्टिकेट आती है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और मैनेजमेंट में करना क्या होता है? मैनेजमेंट में आप प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डेलीगेट करते हैं, सीखते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये आप लोग मैनेजमेंट में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इसको याद, पोलैक से आप याद रख सकते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना और कंट्रोल करना। इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला। अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है, पोलैक से आप इसको याद रख सकते हैं। अब मैनेजमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट पढ़ने से आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स एक तो इंप्रूव होती है, आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, आपके अंदर इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी आती है और आप में लीडरशिप एबिलिटीज भी आने लगती है। जितना ज़्यादा आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ेगी। और यही कारण है कि नॉर्मली जो हाई पोजिशंस के अंदर MBA मैंडेटरी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। की एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो पोलैक से ही पहला आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर गोल सेटिंग करना, स्ट्रेटजीज बनाना, उसको मॉनिटर फोरकास्ट करना, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती है। फिर आता है पोलैक का ओ के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीम्स वगैरह करना, एलोकेट करना रिसोर्सेज को, रोल्स डिफाइन करना। फिर आता है लीडिंग, पोलैक का L, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, हम इनको मोटिवेट करते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं? अपने कॉमन गोल्स की तरफ वो जाके और काम कर सके। देन आता है पोलैक का C विच इज़ कंट्रोल, जिसके अंदर हम देखते हैं मॉनिटरिंग का पूरा काम रहता है। जो C है इसमें आप पूरा ध्यान देंगे मॉनिटरिंग पे, हमें यहाँ पर मॉनिटरिंग करनी होगी और उस पर ही पूरा ध्यान देना होगा। कंपैरिजन भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, इट्स रियली ग्रेट। तो यहाँ पर अब आता है सबसे बड़ी बात, यहाँ तो पोलैक खत्म हो गया। अब यहाँ से आता है एक और फैक्टर जिसकी नॉट डिसीजन मेकिंग। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट इस मल्टीपल ऑप्शंस में हमें कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट पढ़ना और उसको समझना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बना ही है दो शब्दों से, जिसका नाम है स्ट्रेटेजी एंड देन मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक वो साइंस है जहां पर हम स्ट्रेटेजीज पे बात करते हैं, और ये जो टाइप ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये लॉन्ग टर्म है। ये सबसे पहले आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और ये किसके हिसाब से चलता है? कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग के। आपको पता है कि कॉम्पिटिशन आजकल मार्केट में कितना है, तो ये उसके हिसाब से वर्क करता है। आप स्टारबक्स को देखोगे तो स्टारबक्स की भी जो मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी थी वो इसके ऊपर ही बेस्ड थी, ठीक है। और इसने तो पॉटर्स 5 फोर्सेस के प्रिंसिपल भी लगाया था, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी हम इस पे देखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अब क्या चीज़ है। अब देखो, जैसे कि हमने पहले ही प्रीवियस यूनिट्स में हमने बात कर ली है इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर हम कर क्या क्या रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखो, जो हमारा मेजर है, हम ह्यूमन बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट वर्क्स कर रहे हैं और ये जो लोग काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में सीखना, समझना, ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। यानी DUPC, यानी डिफाइन, अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट देन कंट्रोल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इससे ही आपका पूरा सिस्टम बनता है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो DUPC आपको ऑर्गेनाइज बिहेवियर के साथ मैप रखना है अपने दिमाग में, डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना, उनको प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना। और ये सब हम कर किसको रहे हैं? कंट्रोल। ये सब हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन के बिहेवियर को।
जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ह्यूमन के बिहेवियर को देखना, डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, अंडरस्टैंड करना और प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना, और किसके अंदर? ये सब अपन लोग कर रहे हैं एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए ये कहलाता है सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर कुछ चीज़ें हैं जो क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है। जैसे हम शुरू करेंगे साइकोलॉजी से। तो साइकोलॉजी, जैसे कि हम सबको पता है कि क्या काम करती है। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को समझती है और प्रिडिक्ट करती है एक्शन को। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ऐसी अलग अलग थ्योरीज हैं साइकोलॉजी को। मैस्लोस की थ्योरी है और हर्बर्ग्स की 2 फैक्टर थ्योरी है, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। तो यहाँ पर हम मेजरली किन किन थ्योरीज पे बात करें, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको पढ़ना है आप इसमें पढ़ सकते हैं इस नोट्स में। पहला तो लर्निंग एंड मोटिवेशन थ्योरी, इसमें हम नई चीज़ सीख रहे हैं। फिर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर असेसमेंट, हमें बिहेवियर के ऊपर यहाँ पूरी बात होगी। जॉब सेटिस्फेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम इसमें ग्रुप मैनेजमेंट भी हम पढ़ते हैं, विच इज़ नॉट रिटन, कि ग्रुप के अंदर क्या चीज़ें होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमने देख ही लिया, और ग्रुप डायनामिक्स भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, एंड स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर पैटर्न्स क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि पहला तो ये था अपना साइकोलॉजी का, जिसमें हम बिहेवियर किसके कॉन्टेक्स्ट में? साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें लर्निंग एंड मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें आती है। अब हम बात करें अगर सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी के अंदर क्या आ रहा है? पीपल एक ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है सोशियोलॉजी में। हमने साइकोलॉजी में क्या देखा? साइकोलॉजी में तो हमने देखा कि एक आदमी है या एक कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, उसमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना। वहीं पर ही अगर हम आज एग्जाम्पल है सोशियोलॉजी का, यहां हम क्या कर रहे हैं? सोशल बिहेवियर को समझ रहे हैं। यानी एक आदमी सोसाइटी में कैसे बिहेव करेगा, वो यहां पर हम देख रहे हैं। जैसे कि एप्पल की टीम ऑफ कोलैबोरेशन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? सोशियोलॉजी में हम ग्रुप के डायनामिक्स देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर देखते हैं, पावर एंड लीडरशिप देखते हैं, सारा सोशियोलॉजी में। जहां पर भी आप एक से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ में वर्क करते हैं, कल्चर्स में वर्क करते हैं, ग्रुप्स में वर्क करते हैं और विथ डिफरेंट पावर वर्क करते हैं, तो यहाँ पर हम सोशियोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, एप्पल के अंदर हम ये सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर सोशल साइकोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर अब थोड़ा सीन चेंज हो जाता है। अब उस सोसाइटी में वो लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं उसकी स्टडी, वो सोशल साइकोलॉजी है। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान। अब इसके अंदर ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन पैटर्न, लीडरशिप, ये सारी वही चीज़ें आ गई। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? ये स्टडी करती है ह्यूमन के कल्चर और बिहेवियर्स को, किसके अंदर? डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ह्यूमन कितने तरीके से डिफरेंट चीज़ें करता है वो। यहाँ पर हम क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट भी देखते हैं, डाइवर्स कल्चर्स में ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स वर्क प्लेस को कैसे इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका एनवायरनमेंट की अब बात आ गई कि ह्यूमन का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पहला तो रेस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बिजनेस अब आजकल सबसे बड़ा तो ये चैलेंज है। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई अलग अलग जगहों पे बिजनेस स्प्रेड हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, और उन सब के बीच में एकता बनाना ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ और जो बड़ा चैलेंज है वो है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने ऊपर बोला, लोग, जेंडर, रेस, वही चीज़ आ गई है। सबसे बड़ी बात, कंपनी जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और 6 सिग्मा को यूज़ करती है एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा है। और इम्प्रूविंग पीपल स्किल, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और इनोवेशन और चेंज, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चलती ही इनोवेशन से है। जॉब रोल्स जो कि चेंज हो रहे हैं आजकल, आप देख रहे हो कि जॉब्स आजकल कितनी ज़्यादा टेम्पररी हो गई है, और जो रिटेंशन टाइम है किसी भी जॉब का या कितने टाइम तक वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, वो बहुत ज़्यादा अब आज के टाइम में कम हो रहा है। और इसकी ही वजह से बहुत ज़्यादा रिसेशन और ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एथिकल बिहेवियर को इम्प्रूव करना, बहुत जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन और ये चीज़ें भी हो जाती है। तो इसीलिए जो गूगल का एथिकल एआई है, उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ चलने की। ये आप देख सकते हो एथिकल एआई गूगल का, ये तो ये चीज़ है।
वर्किंग इन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी आजकल आप देख रहे हो कि रिमोट वर्किंग एंड वर्चुअल कोलैबोरेशन पे वर्क कर रही है, बट सबसे बड़ी बात क्या, उस जगह पे भी स्लैक जैसी, जूम और इन चीज़ों के ऊपर भी आपका जो बिहेवियर है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसीलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ को अचीव करना वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके अंदर हम एक तराजू पे तो वर्क रखते हैं और एक तरफ पे हमारी लाइफ रखते हैं, और इनका जो प्रॉपर बैलेंस कर दे, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना, ये सारी जो भी चीज़ें देखी हमने, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, और ये इसकी शॉर्ट सी समरी है, जिसके अंदर जो मेजर चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, विच इज स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अप्रोच, जिसमें बिजनेस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे बात करता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशंस वगैरह को समझना, और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर यानी वॉलेंटियर करना बिहेवियर को, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस की तरफ हमें लेके जाते हैं। रिमोट वर्क, हम जब बाहर वर्क करते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इनोवेशन मैनेजमेंट, हमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन को ड्राइव करना, वहीं पर ही नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में वो जो वर्चुअल टीम्स और डिजिटल कोलैबोरेशन टूल्स पे बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने अब देख ली, हमें ये समझ में आ गई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये चीज़ें तो अब हमें क्लियर हो गई। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, जिसको की है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। तो कोई भी बंदे की पर्सनैलिटी होती क्या है, अगर हम बहुत ही बेसिक भाषा में बोलें तो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी आपकी होती है यूनिट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट, जो कि एक इंडिविजुअल को बनाता है, जो एक इंडिविजुअल को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? अ यूनिक सेट। कौन सा यूनिक सेट? अ यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ठीक है, एंड थॉट पैटर्न्स, कैसे वो आदमी बिहेव करता है, कैसे वो आदमी, क्या चाल चलन है, कैसे वो बोलता है, चलता है, बात करता है, सोचता है, ये सब एक पर्सनैलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका बिहेवियर और आपका थॉट्स, ये सब कंट्रीब्यूट करता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, अब अगर हम थ्योरीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को दो थ्योरी लगी है, मैं आपको वो चीज़ें फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो पहली थ्योरी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ साइको डायनेमिक थ्योरी, और ये थ्योरी किसके लिए स्टैंड करती है वो भी अपन देखते हैं। साइको डायनेमिक थ्योरी जो है ये सजेस्ट करती है कि पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय, यहाँ पर हम देखेंगे पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस प्रोसेसेस एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ये ज़्यादातर फोकस करती है, साइको डायनेमिक थ्योरी फोकस करती है ज़्यादा चाइल्डहुड पे, ठीक है, और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पे, यानी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस और चाइल्डहुड में जो भी चीज़ें हुई है उसके ऊपर। ठीक है, एक आपकी है अब यहाँ पर क्या होता है ना, जो ये साइकोडायनेमिक थ्योरी है, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। पहला तो आईडी है। आईडी किसको रिप्रेजेंट करती है? प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को। वहीं ईगो किसको डिफाइन करती है? आईडी और रियलिटी के बीच में ये ईगो एज ए मीडिएटर है। ठीक है, एक होती है सुपर ईगो, ठीक है, जो क्या, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉरल वैल्यूज के लिए एंड सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है, तो आईडी क्या होता है? प्राइमल इंस्टिंक्ट्स। ईगो आईडी और रियलिटी के बीच का मीडिएटर। सुपर ईगो आपकी मॉरल वैल्यूज और इन सब चीज़ों के ऊपर आता है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी की अगर बात करें तो ये नॉर्मली स्टैंड करती है अपने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड सोशल रीइंफोर्समेंट के ऊपर। यानी यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो ऑब्जर्वेशंस की अब बात करने लग गए, यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, वहीं पर ही अगर एरिक्सन स्टेजेस की बात करें, जो कि सोशल डेवलपमेंट के लिए एरिक्सन स्टेजेस है साइको सोशल के लिए, तो यहाँ पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये नॉर्मली 8 स्टेजेस के अंदर है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल, ये कुछ अपने ज़्यादा सोचना नहीं है ये। ठीक है, 5 फैक्टर मॉडल आप पढ़ सकते हैं कोई भी पर्सनैलिटी के। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसके अंदर हम क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी पे बात करते हैं। एक्स्ट्रा विजन, कॉन्शियसनेस, एग्रीबल एंड न्यूरोटिज्म, ये भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। मैं आपको इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा अभी। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो पहली हम ये को थोड़ा हम पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टोटल 16 टाइप की होती है, बट हम कुछ पढ़ लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन एक्सटर्नल ज़्यादा होता है, इंट्रोवर्जन इंट्रो ज़्यादा होता है। सेंसिंग एंड इंट्यूशन,
ठीक है, हमें इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इसका ESTJ, एक्स्ट्रावर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग एंड जजिंग। अब वहाँ पर क्या क्या है, IFP। ठीक है, अब आपका बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का। देखो, आई साई टफ, आई साई टफ जंप, आई साई टफ जंप, यानी एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग। देखा, बहुत इजी तरीके से हमने याद कर लिया। आई साई टफ जंप, खत्म। ठीक है, अब कुछ और भी यहाँ पर है, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशलिस्टिक, यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट मॉडल्स लिखे हुए हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। डार्क पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी आपको याद रखनी ज़रूरी है, जिसमें पहला आता है मैचियावेलिज्म, जो मैनिपुलेटिव और स्ट्रेटेजिक होते हैं। नार्सिज्म, हाई सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड एडमायरेशन, जिसको हर बार ही चाहिए मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। साइकोपैथी, लैक ऑफ एम्पैथी, बिल्कुल एम्पैथी नहीं होना। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, तो क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, पहले तो आपके जेनेटिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, एनवायरनमेंट किस में आप बड़े हुए, आपका बर्थ ऑर्डर ये भी मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंसेस क्या थे ये भी मैटर करता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट कैसे होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर सेल्फ रिपोर्ट और क्वेश्चनेयर बनते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, बिहेवियर असेसमेंट होते हैं, इन सब से ये चीज़ें बनती है। ठीक है, अब MBTI जो है वो है जिसके अंदर हमने अभी वो सिस्टम बनाया MBTI, और इसमें 16 तरीके की पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। अब इसको अपन ने याद कैसे रखा था, आई साई टफ जप, खत्म। ठीक है, बस ऐसे ही आपको चीज़ें याद रखनी है। अब आ जाओ लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग एक ऐसा कंसेप्ट है, देखो ये तो अब मैं फटाफट से लूँगा क्योंकि देखो मैं आपको जस्ट एक गो थ्रू करवा रहा हूँ इस वीडियो में। लर्निंग क्या है, लर्निंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को शेप करती है। ठीक है, सीखता है मतलब आदमी, कुछ नहीं है। इट्स अ प्रोसेस दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। इसमें करते क्या है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न थिंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थिंग इज लर्निंग, नहीं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, द प्रोसेस ऑफ creating new experiences, the process that shape human behavior and skills is learning। वो तरीका जिसमें कुछ सीखे वो सीखना कहलाता है। ठीक है, थ्योरीज क्या है, पहला तो वही एल्बर्ट बेंड्यूरा की, पहले तो ऊपर अपन ने साइकोडायनेमिक याद रखनी है आपको। एक आपको सोशल लर्निंग थ्योरी जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर ध्यान करेंगे, जैसे हमने बात की थी पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब इससे होता क्या है, इससे आपका रोल मॉडलिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव रोल मॉडलिंग, स्किल डेवलपमेंट होता है थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब आता है यहाँ पर हम कुछ और पढ़ते हैं नीचे जो कि आपके लिए अच्छा है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी एक अच्छी थ्योरी है, इसको आप थोड़ा देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि एफर्ट्स लीड टू परफॉर्मेंस, देन परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड, जिसमें यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी आपका जो एफर्ट है वो परफॉर्मेंस लेके जाएगा और परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड आएगा। इसको याद कैसे करना है, देखो, बिलीव, एक्सपेक्टेंसी यानी E1 जो क्या सोचता है कि भाई एफर्ट विल लीड टू सक्सेस, एफर्ट से क्या आएगा, सक्सेस आएगा। अब आ जाओ E2 कि भाई सक्सेस से क्या आएगा, रिवॉर्ड आएगा। अब क्या आता है, वैलेंस, जो कि इन दोनों को जोड़ेगा। कैसे, सिंपल, मोटिवेशन इज इक्वल टू देन E1 क्रॉस E2 इनटू वैलेंस। वैलेंस इज द वैल्यू जो रिवॉर्ड से अटैच्ड है। रिवॉर्ड तक तो अपन पहुंच गए, यहाँ तक हमारे पास रिवॉर्ड आ गया, पर उसकी वैल्यू रिवॉर्ड की कैसे आएगी, जब हमें R/V करेंगे। चीज़ समझे। ठीक है, एप्लीकेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट, क्लियर रिवॉर्ड सिस्टम, गोल सेटिंग करना, ये सब चीज़ें बेसिक है। कोई भी एम्प्लॉय के लिए रिवॉर्ड सिस्टम करना, गोल सेटिंग करना, लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना, ये हमें चीज़ें पता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कॉग्निटिव थ्योरीज़ के अंदर हम नॉर्मली स्कीमास पे बात करते हैं, जो मेंटल स्ट्रक्चर्स पे कि लोग सोचते कैसे और काम कैसे करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन अगर अपन देखें तो भाई ट्रेनिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, एंकरेजिंग इनोवेशन को एंकरेज करना, टास्क डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना। अब ऑर्गेनाइजेशनल मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी से होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई लर्निंग थ्योरीज टू मॉडिफाई एम्प्लॉय बिहेवियर्स। अब जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है, उसको आप क्या करो, रिवॉर्ड करो एम्प्लॉय को। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है,
रिमूविंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन एम्प्लॉय डिस्प्ले, कोई भी एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, जैसे वर्क शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल और कर दिया, ठीक है। पनिशमेंट यानी कुछ हटाना अगर वो कुछ गलतियां करे तो। एक्सटेंशन यानी रिवॉर्ड्स को हटा देना, जो कि बेकार से काम अगर वो कर रहे हैं तो रिवॉर्ड वहाँ नहीं मिलेंगे, उसका एक्सटेंशन कर देना। बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट यानी सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर, ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी है। पहला पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्ड करना अगर वो कुछ काम अच्छा करे। नेगेटिव में आपको क्या करना है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हटा देना है, ठीक है। एम्प्लॉयज से अगर वो कुछ भी ऐसा काम करे जो बढ़िया है तो कुछ उसको फ्लेक्सिबल शेड्यूल दे देना, ऐसा कुछ कर देना। पनिशमेंट करना यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हटा ही देना। एक्सटेंशन तो यानी जो अनडिजायर्ड बिहेवियर से रिवॉर्ड थे उसको तो पूरा ही आप हटा ही दो, ये चीज़। बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर के लिए और कॉन्सिक्वेंसेज के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एटीट्यूड, परसेप्शन एंड मोटिवेशन के ऊपर। देखो एटीट्यूड कहाँ से आता है, सबसे पहले तो एटीट्यूड आता कहाँ से है। एटीट्यूड इज द लर्न डिस्पोजिशन, सबसे पहला तो ये क्या है, इट इज द लर्नड डिस्पोजिशन। एटीट्यूड इज द लर्न डिस्पोजिशन, वो भी कैसा, प्री डिस्पोजिशन। एटीट्यूड इज लर्न प्री डिस्पोजिशन टू रेस्पॉन्ड, ठीक है। ये पहले से सोच समझने वाली काम है जो कि किस लिए जमा होता है, टू रेस्पॉन्ड फेवरेबली। हमें करना क्या है, रेस्पॉन्ड करना है, कैसा, या तो फेवरेबली या अनफेवरेबली। किसके प्रति, किसके प्रति, टूवर्ड्स पीपल, लोगों के प्रति, ठीक है। ऑब्जेक्ट या सिचुएशन। एटीट्यूड बनता कैसे है, एटीट्यूड बनता है या तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, या सोशल इन्फ्लुएंस है, या एजुकेशन और ट्रेनिंग से, या कल्चरल बैकग्राउंड से, या मीडिया एंड कम्युनिकेशन। यही तरीके हैं, या तो पर्सनल एक्सपीरियंस, या अपने एनवायरनमेंट कैसा है वो, या आपका सोशल इन्फ्लुएंस, एजुकेशन में आपने क्या पढ़ा, या आपने ऑनलाइन वगैरह आप क्या देखते हो। आज के टाइम में हर चीज़ इनसे ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। मेजरमेंट कैसे कर सकते हो, सर्वेज और क्वेश्चनेयर्स के थ्रू कर सकते हो, इंटरव्यूज़ के थ्रू कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हो, इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट से कर सकते हो। परसेप्शन क्या चीज़ होती है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना, किसको, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। क्यों, टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट। और क्या इंपॉर्टेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को भी शेप करता है, ठीक है। वही चीज़ वापस आ गई है। फैक्टर्स क्या क्या है जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्सनल कैरेक्टर से, आदमी पर्सनल क्या खुद कैसा है, उसकी एज कितनी है, सिचुएशन कहाँ पर है, वो सेलेक्टिव प्रीपोजिशन यानी जो जिन लोगों से वो बात कर रहा है क्या उनके विचार उस बंदे से मिलते भी हैं या बिल्कुल ही कोई नई चीज़ ही आ रही है यहाँ। स्टीरियोटाइपिंग यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरलाइज करना बेस्ड ऑन ग्रुप आइडेंटिटी, ये भी चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिलती है। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन क्या चीज़ है भाई, तो मोटिवेशन इज़ द इंटरनल ड्राइव दैट कंपेल्स इंडिविजुअल टू टेक एक्शन टू अचीव गोल्स, ये मोटिवेशन होता है, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, टर्नओवर कम, एंकरेज इनोवेशन होता है। अब इंट्रेंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन से आता है, और एक्सट्रेंसिक वो जो रिवॉर्ड के देख के आता है मोटिवेशन, ठीक है। थ्योरीज में पहले तो मैस्लो, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, बहुत अच्छा है इसको याद रखने का, ठीक है। वही साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, फिर ऐसे भी याद, पास से भी याद रख सकते हो ये, बट ये इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल नीड्स and physiological needs, not psychological, safety needs, then social needs, then esteem needs, then self actualization, ठीक है। जो गूगल्स एम्प्लॉय पार्क है वो नॉर्मली इसमें ही काम करते हैं, जिसमें हम फ्री मील्स देते हैं, जॉब सिक्योरिटी, टीम इवेंट्स देना, ठीक है, बोनसेस वगैरह देना, इनोवेशन देना, ये सब इस चीज़ का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। जो हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी थी वो क्या कहती है कि हाइजीन फैक्टर जो डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड कर, 2 सेटिस्फेक्शन पे, मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स,
ठीक है, हमें क्या करना, पहले तो जो अचीवमेंट्स रिकॉग्निशन देके उनका मोटिवेशन बढ़ाना है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना है, और हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है, कुछ ऐसी उनकी चीज़ें भी देनी है जिससे उनका डिससेटिस्फेक्शन कम हो, जैसे सैलरी अच्छी देना, कंडीशंस वर्किंग अच्छी देना, कंपनी की पॉलिसीज अच्छी रखना, ये सब चीज़ें हमें करना पड़ेगा। मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई क्या कहती है? थ्योरी एक्स कहती है एम्प्लॉयज आर लेजी एंड नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। थ्योरी वाई एम्प्लॉयज आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड अंडर ऑटोनॉमी। ये थ्योरी एक्स एंड वाई है, ठीक है। हर्ट्जबर्ग, मैकगॉर्ड्स, ये जो थ्योरीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी के थ्योरीज के अंदर बेसिकली हमने बता ही दिया, जो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड्स के ऊपर खेल है पूरा। अब आ जाते हैं ग्रुप्स पे। ग्रुप्स क्या होता है? अब यहाँ से हम बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 or more इंडिविजुअल जो आपस में अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं और एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं। जब एक इंडिविजुअल दूसरा इंडिविजुअल, इनके विचार मिलते हैं और इनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, तब इनके बीच में बनता है बहुत ही सुंदर सा विच इज़ नोन एज ग्रुप। इन सब के इंटरेस्ट कॉमन होते हैं और इनका गोल भी कॉमन होता है और एक काम भी मिलके ही करते हैं। ग्रुप फॉर्म कैसे होता है? तो ग्रुप फॉर्म इज द प्रोसेस जहाँ इंडिविजुअल सारे आपस में मिलते हैं और टीम बनाते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है जो ग्रुप फॉर्मेशन में यूज करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी, एनवायरनमेंट, सोशल एंड पर्सनल फैक्टर्स, इनसे भी ग्रुप बनते हैं। स्टेजेस क्या है? अब यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, FSN, हमेशा फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग, देन एडजर्निंग, ठीक है। कुल मिला के FN लेके स्पा, ठीक है। यानी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, देन एडजर्निंग। फॉर्म करना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, फिर नॉर्मिंग में रूल्स बना, परफॉर्म करना, फिर देन एडजर्निंग हो जाना। सिंपल। इन्फ्लुएंस ग्रुप से क्या होता है? ग्रुप का इन्फ्लुएंस आप पे या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, दोनों हो सकता है, ठीक है। और ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? ये बिहेवियरल पैटर्न्स और इंटरेक्शन रिलेट जो कि एक ग्रुप के अंदर ही डेवलप होने लग जाते हैं। की एलिमेंट्स क्या है ग्रुप डायनेमिक्स के? कम्युनिकेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोहेजन इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोहेजन इज अ सेंस ऑफ यूनिटी, एंकरेजेस कोऑपरेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स, यानी वो चीज़ जो यूनिटी बना के रखे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। अब ये बहुत है। इनफॉर्मल लीडर्स क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल्स जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिना किसी ऑफिशियल लीडरशिप पोजीशन पे। अब ये क्यों होता है? ये हो सकता है उनके बिहेवियर की वजह से, ये हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में मल्टीपल लोग आपस में मिलकर कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, और ये क्यों ले रहे होते हैं? कॉमन गोल की तरफ जाने के लिए। बहुत सारे लोग आपस में ग्रुप में डिसीजन लेते हैं एक ही गोल तक जाने के लिए, तो ये जो चीज़ कहलाती है ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहलाती है। एडवांटेजेस से क्या है? डाइवर्स पर्सपेक्टिव आएंगे। सबसे पहले आपके पास कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, तो इन सब का आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स क्या क्या है? पहले तो डिसीजन ट्री, जिसमें हम एक मैप बना के, विजुअल मैप बना के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैरी आउट करें, जहाँ पर सारे ओपिनियंस दिखे, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट ओपिनियंस आपको दिखें और देन उसके आपको आउटकम्स भी दिखें। ये डिसीजन ट्री का है। कंसेंसस मैपिंग में ये वो टेक्निक है जहाँ पर कंसेंसस मैपिंग में हम क्या करते हैं, सारे जो इंडिविजुअल के ओपिनियंस हैं इन सबको कलेक्ट करके और फिर हम उस ग्रुप के अंदर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने दो देखी, पहली तो डिसीजन ट्री, फिर कंसेंसस मैपिंग, और एक होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जहाँ सारे लोग एनॉर्मसली आइडिया जनरेट करते हैं और फिर उसको ग्रुप में बातचीत होती है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एक नॉर्मली बहुत लोग यूज़ करते हैं भी हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, और अब अपन आते हैं लीडरशिप एंड पावर पे। लीडरशिप क्या है? अगर हम जनरल वे में बात करें तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और गाइड करते हैं कॉमन गोल की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अब लीडरशिप आती है, आपका विजन आ जाता है, इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन, डिसीजन मेकिंग। एक लीडर का विजन क्या है, यानी कि कैसे उसको फ्यूचर में काम करना है, इन्फ्लुएंस है, लोगों पे उसका क्या इंपैक्ट है, इंस्पिरेशन, डिसीजन मेकिंग। तो ये प्रोसेस है जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो और गाइड करते हो, जिससे वो एक कॉमन गोल्स की तरफ जा सके। लीडरशिप की स्टाइल्स अलग अलग है। अब यहाँ पर लीडरशिप की स्टाइल भी तोड़ी जा सकती है, और यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है, ठीक है। लाइसेज एंड फेरे और ट्रांजेक्शनल। अब जिसको याद कैसे करना है, अदालत याद रखना है आपको। ऑटोक्रेटिक
ठीक है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी वो जिसमें लीडर खुद डिसीजन, डेमोक्रेटिक में लोगों से पूछता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लोग अपने फॉलोअर्स को आगे करता है वो, जिससे वो एक्सपेक्टेशन वगैरह वो बताए और मोटिवेट करता है। और लाइसेंस के अंदर वो क्या करता है, लाइसेंस में वो उनको ही अथॉरिटी दे देता है कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है। और ट्रांजेक्शनल के अंदर लीडर ज़्यादातर फोकस करता है स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ पे, रिवॉर्डिंग, पनिशिंग और इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसको मैं LF लाइसेज फेरे भी इसको अपन कहते हैं। लीडरशिप थ्योरीज में अगर अपन बात करें, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी। ट्रेड थ्योरी नॉर्मली फोकस करती है जिसमें सर्टेन इनहेरिटेंट क्वालिटी आती है लोगों में। एक लीडर जो होता है उसमें पहले से ही कुछ ऐसे गुण होते हैं, इसकी वजह से वो लीडर बनता है। बिहेवियर थ्योरी में बिहेवियर ऑफ लीडर पे ज़्यादा बात होती है। कंटेंजेंसी के ऊपर ये पता लगता है कि भाई कोई भी ऐसा बेसिक सिंगल वे नहीं होता है लीड करने का। पाथवे थ्योरी में हाउ लीडर मोटिवेट देयर फॉलोअर्स पे हम बात करते हैं। और लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स पे बात होती है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड थ्योरी देखी जिसमें हम जानते हैं कि इनहेरिटेंट यूज के अंदर आता है। एक बिहेवियर के अंदर बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस देता है एक लीडर, लीडर्स की बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस होता है। कंटेंजेंसी थ्योरी में ये कहते हैं कि कोई ऐसा सिंगल तरीका नहीं है लीड करने का। पाथवे के अंदर हम ये देखते हैं कैसे लीडर मोटिवेट करता है। और मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अंदर हम ये जानते हैं लीडर्स एंड फॉलोअर के बीच की जो भी रिलेशनशिप है उस पर बात होती है। लीडर और मैनेजर्स की अगर बात की जाए तो लीडर्स हमेशा मदद करता है विजन सेट करने में, लोगों को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में, और ये इनोवेशन और चेंज की तरफ ज़्यादा काम करता है। वेयर एज अगर एक मैनेजर की बात करें तो मैनेजर ज़्यादातर जो फोकस करता है वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर करता है, ठीक है। टास्क क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी और इन सब चीज़ों पे एक मैनेजर ध्यान देता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जैसे CEO एक लीडर होता है और एक ऑपरेशनल मैनेजर एक मैनेजर होता है। सोर्सेज ऑफ पावर क्या होती है? पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके अंदर पावर के कुछ सोर्स होते हैं। पहले तो लेजिटिमेट सोर्स होता है। अगर कोई फॉर्मल पोजीशन से पावर आ रही है, रिवॉर्ड पावर, कोई आपको ऐसी पावर है जिससे आप लोगों को रिवॉर्ड दे सकते हो, कोएर्सिव पावर, ठीक है। किसी को पनिश करने की पावर, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप याद रखना, कोएर्सिव पावर। एक एक्सपर्ट पावर, ठीक है, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और एक रिफरेंट पावर, पावर स्टेमिंग फ्रॉम पर्सनल कैरेक्टर, आपके बचपन से ही साढ़े ऐसा है कि आप एकदम चिल, एकदम ऐसे मजबूत रहते हो, तो रिफरेंट पावर। तो लेजिटिमेट पावर जो है ऊपर से आती है। रिवॉर्ड पावर, जो सपोज आप किसी को रिवॉर्ड देने, कोएर्सिव पावर आप किसी को पनिशमेंट दे सकते हो। एक्सपर्ट पावर, आप एक्सपर्ट हो। रिफरेंट पावर वो जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही होती है, जैसे छत्रपति शिवाजी में थी, पावर थी बचपन से उनमें। पावर सेंटर की अगर हम बात करें तो ये रेफर्स टू वो इंडिविजुअल या वो डिपार्टमेंट जिसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मल पावर सेंटर भी होते हैं, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं। और इनफॉर्मल के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह जो ज़्यादा मोटिवेटेड रहे हैं, और ऐसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो दो तरीके के पावर सेंटर होते हैं, ठीक है, जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पावर और इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आती है पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू ऑब्जेक्ट आउटकम। पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द एक्शन टेकन टू गेन पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। यानी जब अपन पावर लेने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए भले ही दूसरों की भी वाट लगानी पड़े तो भी अपन करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये नॉर्मली मैनिपुलेशन के लिए और अलायंस बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मैनिपुलेशन के लिए और अलायंस बनाने के लिए। यहाँ पर ही अगर अपन आगे चलें तो अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये शेयर्ड परसेप्शन और एटीट्यूड्स एम्प्लॉयज़ का क्या है वर्क एनवायरनमेंट में, जिससे लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या है, परफॉर्मेंस, रिटेंशन, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें मिलके है ना ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बनाती है। ये चीज़ ध्यान रखना। फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? पहले तो लीडरशिप स्टाइल, सर लीडर कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन, लीडर कम्युनिकेट कैसे करता है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ क्या है, वर्क एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, रिवॉर्ड वगैरह कितने मिल रहे हैं, सारी चीज़ें एक क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है। पॉजिटिव क्लाइमेट बनाने के लिए आपको लीडरशिप अच्छी करनी है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, रेगुलर रिकॉग्निशन सिस्टम्स बनाने हैं, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रेगुलरली होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज़ अच्छी बनानी है, एम्प्लॉय का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है जो आगे जाके प्रॉब्लम दे। टीम का कोलैबोरेशन आपस में होता रहना चाहिए जिससे उनकी चीज़ें बनी हुई रहे। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें, अब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, अगर हम बहुत ईजी वे में बात करें तो इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ कमिटमेंट
ठीक है, जो कि लोगों को अनफुलफिलमेंट जो एम्प्लॉय फील करते हैं अपने काम के प्रति, वो जॉब सेटिस्फेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम सीखते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन, कैसे सेटिस्फाई एम्प्लॉय अपने साथ बने हुए रहते हैं, मोटिवेशन क्या है उनका काम करने का, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन कैसी है, वो सब चीज़ें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को कंट्रीब्यूट करती है। पहले तो जॉब खुद, दो फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर जो इंटरनल होते हैं, अचीवमेंट रिकॉग्निशन, एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी देखो वर्क कंडीशन हो सकती है, जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, पैसा कम मिल रहा है, वर्क लाइफ लीडरशिप बेकार है, ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दो तरीके में टूटेगा। इंट्रिंसिक के अंदर हम बात करेंगे अचीवमेंट रिकॉग्निशन जॉब के बारे में प्रॉपरली, एक्सट्रिंसिक में उस जॉब के अलावा दूसरे जो फैक्टर्स है उसके बारे में। ठीक है, आसपास लीडरशिप कैसी है, वो सब चीज़ें। इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन पे बात होता है, वर्क प्लेस कैसा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है? सर्वेज एंड क्वेश्चन, इंटरव्यू, एम्प्लॉय फीडबैक लो, हैप्पी इंडेक्स बनाओ उनका, और जॉब सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बनना चाहिए, सब चीज़ें होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन अगर लोग अच्छे रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई रहेगी, पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा रहेगा, लोग छुट्टियां कम लेंगे, एब्सेंटिज्म मतलब छुट्टियां कम लेंगे, लोग एब्सेंट कम रहेंगे। और अगर अच्छा नहीं रहा तो नेगेटिव में टर्नओवर में डायरेक्ट पैसों पे इफेक्ट दिखेगा, लोग कम होंगे काम करने के लिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मार्केट में आपके कंपनी का नाम खराब हो सकता है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रख के ही हर काम करना है। अब आता है स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। स्टेबिलिटी में तो देखो क्या होता है ना, ज़्यादातर हम फोकस करते हैं जो कॉन्सिस्टेंट प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे एक स्मूथ ऑपरेशन चलता रहे और अनसर्टेनिटी कम हो जाए और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ रहे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ना इन सब चीज़ों पे, ठीक है, चेंज पे, तो चेंज में क्या होगा? चेंज में तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कैन इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी, रेगुलरली अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, और मैं आपको बताऊं रेगुलरली चीज़ें चेंज होती रहेगी। चेंज इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये रेगुलरली प्रोग्रेस में रहता है, ये कभी भी जाए हटेगा नहीं, ये रेगुलरली प्रोग्रेस में रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रो रिएक्टिव एंड रिएक्टिव चेंज। प्रो एक्टिव चेंज क्या होता है? जो फ्यूचर चैलेंजेस को एंटिसिपेट करता है, अपॉर्चुनिटी करता है और एडजस्टमेंट कर देता है, पहले प्रॉब्लम आने से पहले ही अगर अपन चेंज कर दे वो। रिएक्टिव चेंज यानी प्रॉब्लम आने के बाद अब आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, जब आपको ऑलरेडी फंस चुके हो तब कर रहे हो तो रिएक्टिव चेंज है। ठीक है, चेंज प्रोसेस क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन द नीड फॉर चेंज। पहले तो देखो कि चेंज होने की जरूरत है, फिर प्लान करो, पहले रिकॉग्नाइज करो, फिर प्लान करो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर मैनेज करो। हमेशा इसको फिर इवेल्युएट करो, इस चीज़ को ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले रिकॉग्नाइज करना है, फिर प्लान करना है, ठीक है, फिर इंप्लीमेंट करना है, फिर मैनेज करना है। हमेशा इस पर रेजिस्टेंस टू चेंज यानी चेंज नहीं करना, इससे आगे आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चेंज को मैनेज करना तो वो तो लीडरशिप वगैरह का काम होता है, कैसे मैनेज करना, उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है? कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट और क्लैश लोगों के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये हो सकता है उनकी वैल्यूज़ और इंटरेस्ट नहीं मिल रहे हो इसकी वजह से। ठीक है, जरूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव हो। ठीक है, अगर उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो ग्रोथ, क्रिएटिविटी और इन चीज़ों का एक अच्छा सा यहाँ से पॉलिसी बन सकती है, या अच्छा सा कोई इम्पैक्ट आ सकता है, या एक पॉजिटिव कल्चर बन सकता है। ठीक है, अब ट्रांजिशन क्या है? ठीक है, पहला तो ट्रेडिशनल व्यू, सम थ्योरी पहले ऐसे बताती थी कॉन्फ्लिक्ट हार्मफुल होता है और इसको हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, बट आजकल अब चीज़ें चेंज हो गई है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो सोचते हैं भी लोगों के आपस में रिलेशंस खराब होंगे, ये होंगे, लेकिन एक इंट्रैक्शनलिस्ट व्यू है क्या कि आप उसको एक इंट्रैक्शनलिस्ट अप्रोच लो। यानी आप ये मत सोचो कि कॉन्फ्लिक्ट एक लड़ाई है, आप सोचो उसमें से कुछ नई चीज़ निकलेगी, इट्स जस्ट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, प्रोसेस क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिसमें प्रोसेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, अब पता लगेगा। अब आता है परसीव कॉन्फ्लिक्ट, अब दोनों पार्टी को पता लग गया है कॉन्फ्लिक्ट है। फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट, अब इमोशन ट्रिगर हो गए और अब लड़ाई हो रही है। मैनिफेस्ट यानी अब ये दिखने लग गया, लड़ाई होने लग गई। और आफ्टर मैथ यानी वो स्टेज जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को अपन करेंगे, यानी उसका रेजोल्यूशन करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर अपन एड्रेस करते हैं, ठीक है, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे एक पॉजिटिव आउटकम आ सके। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट टू ब्रिंग पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव आउटकम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर आप चीज़ें देखेंगे कैसी कैसी, जैसे मीडिएशन, कोलैबोरेशन, एकोमोडेशन, अवॉइडेंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में प्लान्ड चेंज पहला तो, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो वो प्लान्ड होना चाहिए। सिस्टमेटिक अप्रोच, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, देखो अब इसके अंदर अपन पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो वो देखो। हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में अब अपन देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कैसे करना है। तो यहाँ पर हम ऐसी चीज़ करेंगे जिससे हम चीज़ें डेवलप कर सकें फास्टली,
ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे और इन सब चीज़ों पे फोकस करता है, ह्यूमन सेंटर्ड है, ह्यूमन रिलेशन और मोटिवेशन को भी फोस्टर करता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले अगर अपन एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हमें करना क्या क्या, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करना है, एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर डेवलप करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगी। एम्प्लॉयज़ के बीच का एंगेजमेंट अच्छा करना है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, पॉजिटिव वर्क कल्चर मेरे को बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लाइमेट बनाना है जिससे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें और नई नई ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन लाए, क्योंकि इनोवेशन पे ही सारे बिजनेस आज के टाइम में चलते हैं। और ये आप कैसे करेंगे, पहले आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, फिर आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है, फिर उसको इवेल्यूएशन करना है, फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी चेक करनी है। इस तरीके से होता है। अब अगर टीम बिल्डिंग की बात करें तो ये क्या चीज़ होती है भाई, टीम बिल्डिंग इज द की कंपोनेंट जो कि फोकस करती है टीम कोलैबोरेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन दी एम्प्लॉयज़। अब ये हम क्यों करते हैं, ये ट्रस्ट बनता है आपस में, क्लियर गोल होता है, कम्युनिकेशन अच्छा बनता है, रोल क्लैरिटी, कोलैबोरेशन लोग सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का भी अच्छा खासा रेजोल्यूशन इसमें हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर अपन आज बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है आज, जब हम स्ट्रेस क्या है, पहले तो स्ट्रेस इज द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू डिमांड एंड प्रेशर, जो कि एक बंदा सहन कर रहा है, जो कि एक आदमी के सहनशीलता से बाहर चीज जा गई है, वो अब स्ट्रेस है भाई। वो चीज़ें, वो साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरमेंटल या इंट्रिंसिक प्रेशर जो ह्यूमन के या उस पर्टिकुलर एंटिटी के कोप के बाहर है, जो वो कोप नहीं कर सकता, उसकी समझ के बाहर है, जो उसकी एक लिमिट तोड़ चुका है, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस होता क्या है, बहुत कारण है, एक्सटर्नल कारण भी हो सकता है, इंटरनल कारण भी हो सकता है। लोगों को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी होता है, ठीक है, लोगों को वर्क रिलेटेड जॉब सिक्योरिटी का, कंट्रोल, पुअर रिलेशनशिप, इनका भी हो सकता है। पर्सनल भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये भी होते हैं। कई कई जगहों पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी होती है, नॉर्मली गर्ल्स होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है कई जगहों पे काम करने के लिए, लड़के भी नहीं होते बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इससे होता क्या है, अगर ज़्यादा टाइम तक हम स्ट्रेस में रहे, आपको फैटीग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, और भी कार्डियोवैस्कुलर इशू आ सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। मेंटल के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग, फालतू में कुछ भी, आपके डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाना, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो आपको हमेशा मजबूत रहना। और स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, ये सबसे बड़ी बात। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना, फिजिकल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, सोशल सपोर्ट, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निक में अपन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और जो पॉजिटिव से उसको रिप्लेस कर देते हैं। सीबीटी एक बहुत ही जानी मानी टेक्निक है, ठीक है। हेल्थ और लाइफस्टाइल को चॉइस करना, खाने पीने का ध्यान रखना, सोचना, मेडिटेशन करना, वर्क प्लेस पे कैसे काम करना है उसके बारे में पहले से ही सोच के रखना। ये अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे काम करेंगे, अभी तक हमने ये देखा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हम शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स पे काम कर रहे हैं, बिहेवियर पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बट मॉडर्न कल्चर में कैसे काम करेंगे। मॉडर्न कल्चर में काम करने के लिए पहले तो आपको लीडरशिप के बारे में समझना पड़ेगा। फाउंडर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के लिए सेट करते हैं। कहते हैं ना कि भाई जैसे हमारे भगवान रहते हैं वैसे हम रहते हैं, वैसे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जैसे काम करता है, उन्हीं को देख के आपके एम्प्लॉय काम करते हैं, तो लीडरशिप का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सोशलाइजेशन, देखना है कि भाई नए एम्प्लॉयज आपस में मिले, घुले मिले, उनके कल्चर्स एक्सचेंज हो, जिससे एक बॉन्ड बन सके ऑर्गेनाइजेशन में, ये ध्यान रखना है। आपको ये सोचना है कि जो लैंग्वेजेस, सिंबल यूज हो रहे हैं, क्या वो बढ़िया है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए, क्या और चीज़ें लाई जा सकती है। कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, बहुत जगहों पे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ड्रेस कोड जहाँ पर आती है चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रीइंफोर्समेंट एंड एडेप्शन, ये जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है आपको ध्यान देना पड़ेगा कल्चर रिवॉर्डिंग हो, रिकॉग्नाइज हो रहा हो, वहाँ पर नए चैलेंजेस से डील करने की आपके पास शक्ति हो, ठीक है। और आप क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि आज हमें क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस को मैनेज करेंगे, जिससे ही कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बढ़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये कैसे होगा, पहले तो कल्चरल अवेयरनेस, सबको कल्चरली अवेयर करना, उनको ट्रेन और एजुकेट करना, कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज अडेप्ट करना, इंक्लूसिव लीडरशिप लाना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस लाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसके लिए आपको कंटिन्यूस इनोवेशन एंड लर्निंग कल्चर बनाना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नए आइडियाज़ क्रिएट करती है और चीज़ें को समझती है। इससे होता क्या है, आपकी क्रिएटिविटी एनकरेज होगी, नॉलेज शेयरिंग अच्छी होगी और कंटिन्यूस लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा। लीडरशिप का भी सपोर्ट रहेगा, रिस्क टेकिंग एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। अब हम फटाफट से वापस ऊपर जाते हैं जहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस किया था, और एक बार फटाफट से शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। देखो,
मैनेजमेंट में हम चीज़ें मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करना। और यहाँ पर हम जब नीचे आए थे हमने यहाँ पर मैस्लोज हायरार्की याद की थी, वो आपको ध्यान रखनी है। और आपको मैनेजमेंट के अंदर पोलैक याद रखना है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको याद रखना है। पोलैक में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग पूरा मैनेजमेंट का बेस ही इस पे चलता है। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर बात करी कि हमें किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, अंडरस्टैंड करना, उसको प्रिडिक्ट करना और उसको कंट्रोल करना, DUPC, डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना ह्यूमन बिहेवियर को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ हमने साइकोलॉजी के बारे में बात कर ली है, ठीक है। और यहाँ पर हमने सोशियोलॉजी के बारे में बात करी, सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया, इनके सबके शॉर्ट फॉर्म भी हमने देखे, ठीक है। यहाँ पर आपको साइको डायनामिक थ्योरी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने आईडी ईगो की बात करी, आईडी प्रिमल इंस्टेक्ट, ईगो जो रियलिटी और आईडी के बीच में आता है, सुपर ईगो जो आपके मॉरल वैल्यूज है, ये नॉर्मली आपके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर है, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, सेंसिंग एंड इंट्यूशन, थिंकिंग एंड फीलिंग, जजिंग एंड परसीविंग, इसके ऊपर बात करी। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें आपको याद है, बस आपको चीज़ें समझ के पेपर की तैयारी करते रहना है। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही अगली किसी वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ एंड आई विश यू द बेस्ट। आपको होप इस वीडियो को पसंद आई होगा। अगली वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये एनोटेड नोट्स और सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें देते रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। दिस इज इंजीनियर हर्षवर्धन एंड शाइनिंग ऑफ।